बहुत समय पहले सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में दयाराम अपने इकलौते बेटे किशन के साथ रहता था। दोनों दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और उसी खेती से उनका घर चलता था। लेकिन इस बार मौसम ने ऐसी करवट ली कि महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। किशन उदास होकर खेत की सूखी मिट्टी को देखते हुए बोला, बाबा, इस बार तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। जितना पैसा लगाया था सब डूब गया। दयाराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, किस्मत ने इस बार हमारा साथ नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद किशन फिर बोला, अब थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। अगर हम दोबारा बीज डाल दें तो शायद इस बार भगवान हमारी मेहनत रंग ला दे। दयाराम ने बेटे की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, इरादा तो अच्छा है, लेकिन नई बुआई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? घर में तो 1 रुपया भी नहीं बचा। दोनों इसी चिंता में डूबे बैठे थे कि तभी गांव का रहने वाला गोपाल वहां आ पहुंचा। उसने उनकी बातें सुन ली थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे दयाराम, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अगर पैसों की जरूरत है तो गांव के साहूकार भंवर सिंह के पास चले जाओ। वो खेती के लिए आसानी से उधार दे देता है। दयाराम ने संकोच से कहा, मैंने आज तक किसी से उधार नहीं लिया, लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। गोपाल तुरंत बोला, बस थोड़ी सी ब्याज की रकम लेगा, फसल तैयार होते ही पैसा लौटा देना, बात वहीं खत्म हो जाएगी। दयाराम ने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन वो बिना गिरवी रखे पैसे कहाँ देगा? मेरे पास तो खेत के अलावा कोई कीमती चीज भी नहीं है। अरे कुछ दिनों की ही तो बात है, खेत गिरवी रख दो, जब फसल बिकेगी कर्ज चुका देना और अपनी जमीन वापस ले लेना। गांव में कितने लोग ऐसा करते हैं, इसमें डरने की क्या बात है? दयाराम कुछ देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसने कहा, लगता है मजबूरी में यही करना पड़ेगा। आज शाम मैं उससे मिलकर बात करता हूँ। इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया, लेकिन वो सीधे अपने घर नहीं पहुंचा। वो गांव के सबसे अमीर साहूकार भंवर सिंह की हवेली में जा पहुंचा। अंदर जाते ही उसने मुस्कुराकर कहा, मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। दयाराम अब खुद आपके पास कर्ज लेने आने वाला है। भंवर सिंह के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। वो धीमे से बोला, बहुत बढ़िया गोपाल, मैं कब से उसके उपजाऊ खेत पर नजर लगाए बैठा हूं, लेकिन वो कभी मेरे जाल में फंसा ही नहीं। इस बार जब वो खुद मेरे दरवाजे पर आएगा तब ऐसा समझौता करूंगा कि वो जिंदगी भर अपनी जमीन वापस ना ले सके। शाम ढलते ही दयाराम भारी मन से भंवर सिंह की हवेली पहुंच गया। हवेली के आंगन में भंवर सिंह ने उसे देखते ही बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आओ दयाराम, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। बताओ, कितने पैसों की जरूरत है? दयाराम ने झिझकते हुए जवाब दिया, मालिक, बस 500 रुपए चाहिए। दोबारा खेती शुरू करनी है। फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले आपका पैसा लौटा दूंगा। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले यहां रखे इन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दो। बस एक छोटी सी औपचारिकता है। दयाराम ने कागजों की ओर देखा और घबराकर पूछा, मालिक, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, इनमें लिखा क्या है? भंवर सिंह ने बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस इतना लिखा है कि तुमने मुझसे 500 रुपए उधार लिए हैं और जब तक कर्ज वापस नहीं होता तुम्हारा खेत गिरवी रहेगा। यही नियम सबके साथ होता है, बेवजह चिंता मत करो। दयाराम सीधा सादा इंसान था। उसे धोखे का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने बिना कुछ और पूछे कागजों पर अपना अंगूठा लगा दिया। भंवर सिंह ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। दयाराम ने उसे धन्यवाद कहा और उम्मीद भरे मन से घर लौट आया। उसे विश्वास था कि मेहनत करके जल्द ही कर्ज चुका देगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। अगली सुबह दयाराम और किशन नए उत्साह के साथ खेत में काम शुरू करने पहुंचे। दोनों अभी मिट्टी तैयार ही कर रहे थे कि तभी दूर से भंवर सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आ धमका। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, रुको! किसकी इजाजत से मेरे खेत में काम कर रहे हो? दयाराम हैरान होकर बोला, आपके खेत में? मालिक, ये खेत तो हमारा है। भंवर सिंह हंसते हुए बोला, अब नहीं,
जिस दिन तुमने उन कागजों पर अंगूठा लगाया था, उसी दिन ये जमीन मेरे नाम हो गई। अब यहां तुम्हारा कोई हक नहीं बचा। दयाराम के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि वे कागज सिर्फ कर्ज की लिखत हैं। जमीन बेचने की बात तो कभी हुई ही नहीं। भंवर सिंह ने जेब से वही दस्तावेज निकालते हुए कहा, सब कुछ इसी में लिखा है। तुम्हारे अंगूठे का निशान भी मौजूद है। अब चाहो तो लाख इनकार कर लो, कानून भी यही मानेगा कि खेत मेरा है। किशन गुस्से से भर उठा। उसने कहा, ये साफ धोखा है। आपने मेरे पिता की अनपढ़ता का फायदा उठाया है। भंवर सिंह ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ जवाब दिया, जिसे जो समझना है समझे। मेरे पास कागजी सबूत है, तुम्हारे पास क्या है? दयाराम ने दृढ़ स्वर में कहा, सच्चाई हमारे साथ है। हम गांव की पंचायत में जाएंगे, वहां सबके सामने फैसला होगा। भंवर सिंह बिना घबराए बोला, जहां मन करे चले जाओ। पंचायत भी उन्हीं कागजों को देखेगी जिन पर तुम्हारा अंगूठा लगा है। अब इस जमीन पर मालिकाना हक सिर्फ मेरा है। इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया, जबकि दयाराम और किशन स्तब्ध खड़े एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में उनकी वर्षों की मेहनत और पुश्तैनी जमीन उनसे कैसे छिन गई। किशन हल्का सा मुस्कुराया और दृढ़ आवाज में बोला, बाबा, ऐसे धूर्त इंसान को हराने के लिए उसी की चाल उसी पर चलनी पड़ती है। वो सोच रहा है कि धोखे से हमारी जमीन छीनकर जीत गया, लेकिन असली बाजी अभी बाकी है। आप बस कुछ दिन धैर्य रखिए। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे अपनी बेईमानी पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दयाराम ने बेटे की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दी। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह किशन सीधे भंवर सिंह की हवेली पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, मालिक, अब हमारे पास अपना कुछ भी नहीं बचा। खेत भी चला गया और घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर आप मुझे अपने यहाँ काम दे दें तो मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। मैं पूरी ईमानदारी से हर काम करूंगा। भंवर सिंह ने कुछ पल उसे देखा और फिर घमंड से बोला, ठीक है, कल से काम पर आ जाना, लेकिन याद रखना, यहां वही होगा जो मैं कहूंगा। जरा सी लापरवाही हुई तो उसी वक्त निकाल दूंगा। किशन ने विनम्रता से कहा, जैसा आपका आदेश मालिक। अगले ही दिन से किशन हवेली में काम करने लगा। कभी वो आंगन साफ करता, कभी गोदाम संभालता और कभी खेतों में मजदूरों के साथ मेहनत करता। धीरे धीरे उसने हवेली का हर कोना और वहां की हर आदत ध्यान से समझ ली। एक दोपहर भंवर सिंह का पुराना मित्र देवकीनंदन उससे मिलने आया। उसके हाथ में मखमली कपड़े में लिपटी एक बेहद कीमती पुरानी वस्तु थी। देवकीनंदन ने कहा, भंवर सिंह, मुझे 2-3 दिन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। यह विरासत में मिली बहुत अनमोल चीज है। इसे अपने पास सुरक्षित रख लो। लौट कर मैं इसे ले जाऊंगा। भंवर सिंह ने वो सामान अपनी अलमारी में रख दिया। उनकी बातचीत किशन ने सुन ली। देवकीनंदन के जाते ही मौका देखकर उसने अलमारी से वो कीमती वस्तु निकाली, हवेली के पीछे सुनसान जगह पर ले जाकर तोड़ दी और वापस ऐसे काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह देवकीनंदन अपनी अमानत लेने पहुंचा, लेकिन अपनी टूटी हुई वस्तु देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत भंवर सिंह के पास जाकर बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसलिए अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास छोड़कर गया था, लेकिन तुमने उसकी ये हालत कर दी। क्या यही तुम्हारी ईमानदारी है? भंवर सिंह घबराकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? वो तो मेरे कमरे की अलमारी में रखी है। चलो अभी दिखाता हूँ। दोनों कमरे में पहुंचे, लेकिन अलमारी पूरी तरह खाली थी। भंवर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। देवकीनंदन गुस्से में बोला, ढूंढने का नाटक मत करो। तुम्हारी हवेली के पीछे वह टूटी हुई पड़ी है। उसकी कीमत पूरे 5,000 रुपए थी। अब मुझे तुरंत मेरा नुकसान भर कर दो। भंवर सिंह बार बार सफाई देता रहा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया।
समझ नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे पहुंची। लेकिन देवकी नंदन उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। वो सख्त लहजे में बोला, या तो अभी मेरे 5,000 रुपए लौटाओ या फिर मैं कोतवाल के पास जाकर शिकायत करूंगा। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े नुकसान को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। फैसला अभी हो। भंवर सिंह के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने भारी मन से संदूक में रखे पैसे निकाले और पूरे 5,000 रुपए देवकी नंदन के हाथ में रख दिए। देवकी नंदन पैसे लेकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जबकि भंवर सिंह के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर अलमारी से वो सामान गायब हुआ कैसे? मैंने तो उसे खुद अपने हाथों से रखा था। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसके मन में शक की सुई किशन की ओर घूम गई। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे किशन, इधर आओ। किशन तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। भंवर सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, सच सच बताना, मेरे कमरे में रखी वो कीमती वस्तु तुमने देखी थी? अगर कुछ छिपाया तो अच्छा नहीं होगा। किशन ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ कहा, नहीं मालिक, मैं आपके कमरे के अंदर गया ही नहीं। मैं तो पूरे समय आंगन की सफाई कर रहा था। लेकिन एक बात जरूर है। भंवर सिंह तुरंत बोला। क्या बात? किशन ने धीरे से कहा, जब मैं बाहर काम कर रहा था तब मैंने गोपाल को आपके कमरे की तरफ जाते देखा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। ये सुनते ही भंवर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने नौकर को भेजकर गोपाल को हवेली बुलवाया। गोपाल घबराया हुआ पहुंचा तो भंवर सिंह गरज उठा, सच बता, कल मेरे कमरे में क्यों गया था? गोपाल हड़बड़ाकर बोला, मालिक, मैं तो सिर्फ आपका इंतजार कर रहा था, कमरे के अंदर तो गया ही नहीं। भंवर सिंह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो चिल्लाया, झूठ बोलता है, तेरे अलावा वहां कोई नहीं गया था। तेरी वजह से मुझे 5,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आज से तू मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। अभी इसी वक्त निकल जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गोपाल बार बार सफाई देता रहा, लेकिन भंवर सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो बोला, जिसे मैं अपना सबसे भरोसेमंद आदमी समझता था, वही पीठ पीछे वार कर गया। तुमसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद तो किशन निकला। उसके पिता के साथ जो हुआ, उसके बाद भी वो पूरी लगन से मेरे यहाँ काम कर रहा है। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेइज्जत होकर गोपाल वहां से चला गया। ये सब देखकर किशन मन ही मन मुस्कुरा उठा। शाम को घर पहुंचते ही उसने दयाराम से कहा, बाबा, ये तो बस शुरुआत है। आज भंवर सिंह को अपने ही लालच की पहली कीमत चुकानी पड़ी। वही कीमती सामान मैंने जानबूझकर तोड़ा था। मुझे पता था कि उसका नुकसान उसी की जेब से जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी गोपाल भी अब उसके साथ नहीं है। जिसने आपको उसके पास कर्ज लेने भेजा था, आज वही उसकी नजरों में चोर बन गया। अब भंवर सिंह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। दयाराम बेटे की समझदारी देखकर हैरान रह गया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे किशन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से भंवर सिंह का पूरा विश्वास जीत लिया। अब हवेली से लेकर खेतों तक कई जिम्मेदारियां उसी के हाथ में थीं। कुछ महीनों बाद खेतों में लहलहाती फसल देखकर भंवर सिंह खुशी से झूम उठा। वो मुस्कुराकर बोला, किशन, देखो इस बार कैसी शानदार पैदावार हुई है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अरे नहीं, मैं भी कैसी बात कर रहा हूं। ये खेत अब तुम्हारा कहाँ रहा, अब तो ये मेरा है। तुम्हारे पिता खुद कागजों पर अंगूठा लगाकर इसे मेरे नाम कर चुके हैं। किशन ने बिना किसी नाराजगी के हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल मालिक, अब ये खेत आपका ही है। मैं कब इससे इनकार कर रहा हूँ। इतनी अच्छी फसल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भंवर सिंह ये नहीं समझ पाया कि किशन की मुस्कान उसकी अगली चाल का इशारा थी। कुछ दिनों बाद फसल कटकर खेत में ढेरों के रूप में रख दी गई। रात के सन्नाटे में किशन चुपचाप खेत पहुंचा। मौका देखकर एक ढेर में आग लगा दी। तेज हवा से देखते ही देखते पूरा खेत जल उठा। वो बिना किसी को भनक लगे वहां से लौट आया। सुबह जब भंवर सिंह खेत पहुंचा तो चारों ओर सिर्फ राख और धुआं था। ये देखकर वो सिर पकड़कर चिल्लाया, ये किसने किया?
मेरी पूरी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। उसी समय किशन भी वहां पहुंच गया और हैरानी का दिखावा करते हुए बोला, मालिक, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई हादसा है। किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। भंवर सिंह ने बेचैनी से पूछा, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुरंत उसका नाम बताओ। जिसने भी ये किया है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। किशन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कल शाम मेरे एक परिचित ने गोपाल को इस खेत के आसपास घूमते देखा था। आपने उसे हवेली से निकाल दिया था। हो सकता है वो अपमान का बदला लेने आया हो। बस इतना सुनना था कि भंवर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे गोपाल के घर जा पहुंचा। दरवाजा खुलते ही वो गरज कर बोला, नीच आदमी, मेरी फसल जलाकर भी चैन नहीं मिला। अब तुझे इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। गोपाल हक्का बक्का रह गया। वो बोला, मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया और अब आग लगाने का आरोप भी मुझ पर लगा रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन भंवर सिंह सुनने की हालत में नहीं था। वो गुस्से में बोला, बहाने मत बना। पहले मेरी कीमती चीज का नुकसान कराया, अब पूरी फसल जला दी। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गोपाल ने गुस्से में जवाब दिया, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो नुकसान की भरपाई क्यों करूं? भंवर सिंह ने उंगली दिखाते हुए कहा, 1 महीने का समय देता हूं। मेरी फसल का पूरा नुकसान भर दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गांव में रहने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया, जबकि गोपाल समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी में ये मुसीबत बार बार क्यों आ रही है। कुछ दिनों बाद भंवर सिंह को अपने ससुराल एक खास समारोह में जाना था। रवाना होने से पहले उसने किशन को बुलाया और कहा, सुनो किशन, तुम भी मेरे साथ चलोगे? वहां मेरे काम काज और सेवा के लिए कोई भरोसेमंद आदमी होना चाहिए। साथ ही मेरे ससुराल वालों को भी पता चलना चाहिए कि मेरे यहाँ नौकर हर समय मेरी सेवा में लगे रहते हैं। इससे मेरा मान सम्मान और बढ़ेगा। किशन ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, जैसा आपका आदेश मालिक, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसकी आंखों में फिर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। भंवर सिंह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा में भी किशन की अगली चाल उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह भंवर सिंह और किशन ससुराल के लिए रवाना हो गए। सफर लंबा था और धूप भी काफी तेज थी। कुछ दूर चलने के बाद भंवर सिंह थक कर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, आज तो किस्मत भी मेरे खिलाफ है। दोनों बैलगाड़ियां भी खराब हो गईं। अगर उनमें से एक भी ठीक होती तो मुझे यूं पैदल नहीं चलना पड़ता। किशन मन ही मन मुस्कुराया। असल में पिछली रात उन्हीं बैलों को उसने ऐसी जड़ी बूटी खिला दी थी जिससे वे सुबह उठ ही नहीं पाए। उसकी योजना का पहला हिस्सा सफल हो चुका था। उसने सहानुभूति जताते हुए कहा, मालिक, आप कुछ देर यहीं आराम कीजिए। आपका ससुराल अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं पहले जाकर आपके आने की खबर दे देता हूँ। वे आपके स्वागत की पूरी तैयारी भी कर लेंगे और आपके लिए कोई सवारी भी भेज देंगे। भंवर सिंह ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, उनसे कहना कि जल्दी किसी बैलगाड़ी या घोड़े का इंतजाम करें। और हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी पसंद के बढ़िया बढ़िया व्यंजन भी तैयार रखने को कहना। किशन ने सिर झुकाया और तेज कदमों से आगे निकल गया। कुछ ही देर में वो भंवर सिंह के ससुराल पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ी उसकी सास ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? किशन ने विनम्रता से जवाब दिया, माताजी, मेरा नाम किशन है। मैं मालिक के यहाँ नया नौकर हूँ। वे भी पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में थोड़ा आराम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पहले भेजा है ताकि मैं आपको जरूरी बात बता सकूं। घर वाले खुशी से स्वागत की तैयारियां करने लगे। तभी किशन बोला, एक बात और, मालिक ने खास तौर पर कहा है कि आज उनका पेट ठीक नहीं है, इसलिए उनके लिए सिर्फ सादी मूंग की खिचड़ी बनाइए। उसमें ना घी ज्यादा डालिए और ना ही मसाले। वैद्य ने भी उन्हें यही खाने की सलाह दी है। सास ने तुरंत कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम वैसा ही करेंगे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, और बेटा, तुम क्या खाओगे? किशन हंसते हुए बोला, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। अगर अनुमति हो तो जो भी अच्छे पकवान बन रहे हों मैं वही खा लूंगा।
घर वालों ने उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोस दिए और किशन आराम से बैठकर भोजन करने लगा। उधर भंवर सिंह काफी देर तक रास्ते में बैठा इंतजार करता रहा। जब कोई लेने नहीं आया तो वह झुंझलाकर बोला, आखिर इतनी देर क्यों हो रही है? न कोई सवारी आई और न ही कोई आदमी। लगता है खुद ही चलना पड़ेगा। भूख और थकान से परेशान भंवर सिंह किसी तरह पैदल पैदल अपने ससुराल पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा किशन उसे देखकर बोला, अरे मालिक, आप आ गए। मैंने तो इन्हें आपके लिए सवारी भेजने को कहा था, लेकिन इन्होंने बताया कि गांव में इस समय कोई गाड़ी खाली नहीं है, इसलिए सबने सोचा कि आप धीरे धीरे खुद ही पहुंच जाएंगे। भंवर सिंह चिढ़कर बोला, क्या किसी को इतनी भी समझ नहीं कि मेहमान को लेने कोई ना कोई इंतजाम किया जाए? चलो अब रहने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ और भूख से बुरा हाल है। जल्दी से खाना लगवाओ। किशन तुरंत भीतर गया और मुस्कुराते हुए बोला, माताजी, मालिक आ गए हैं। अब उनके लिए वही भोजन परोस दीजिए जो उन्होंने खास तौर पर मंगवाया था। किशन के चेहरे की हल्की मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि उसकी अगली चाल भी सफल होने वाली थी। कुछ ही देर में भंवर सिंह के सामने भोजन परोस दिया गया, लेकिन जैसे ही उसने थाली की ओर देखा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। थाली में सिर्फ सादी फीकी खिचड़ी रखी थी। वो झल्लाकर बोला, किशन, ये क्या मजाक है? मैंने रास्ते में तुमसे कहा था कि मेरे लिए बढ़िया पकवान बनवाना, फिर ये खिचड़ी क्यों? किशन ने मासूमियत से जवाब दिया, मालिक, मैंने तो आपकी बात ज्यों की त्यों पहुंचा दी थी, लेकिन माताजी ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर स्वादिष्ट खाना सामने रखा गया तो आप ज्यादा खा लेंगे और तबीयत और बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने आपके भले के लिए यही सादा भोजन बनवाया है। भंवर सिंह मन ही मन गुस्से से जल उठा, लेकिन ससुराल वालों के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने किसी तरह 2-4 कौर खाए और चुपचाप उठ गया। उसने मन ही मन सोचा, घर पहुंचने दो, फिर सबको बताऊंगा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया है। अब मैं दोबारा यहाँ कभी कदम नहीं रखूंगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसी बीच किशन का विवाह पास के गांव की एक समझदार और साहसी युवती गौरी से हो गया। गौरी न केवल घर गृहस्थी अच्छे से संभालती थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस भी रखती थी। एक शाम जब किशन काम से लौटा तो गौरी ने उससे पूछा, आप सुबह से शाम तक दूसरे के खेतों में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी घर की हालत नहीं सुधरती। क्या कभी हमारी अपनी जमीन नहीं थी? किशन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने शुरू से आखिर तक सारी घटना गौरी को बता दी। कैसे उसके पिता से छल करके जमीन हथिया ली गई थी। सब कुछ सुनने के बाद गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर जमीन छल से छीनी गई है तो उसे वापस लेने की कोशिश भी करनी चाहिए। चुप बैठने से अन्याय कभी खत्म नहीं होता। दयाराम ने निराश होकर कहा, बेटी, उसके पास कागज है और हमारे पास कोई सबूत नहीं। पंचायत भी शायद उसी का साथ देगी। गौरी आत्मविश्वास से मुस्कुराई। हर लड़ाई सिर्फ कागजों से नहीं जी जाती। कई बार सच को सामने लाने के लिए सही सवाल पूछना पड़ता है। आप कल ही पंचायत बुलाइए, बाकी बात मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन पूरे गांव के सामने पंचायत बैठी। भंवर सिंह भी पूरे घमंड के साथ वहां पहुंचा। उसने कहा, अब फिर से वही पुरानी बात शुरू मत करो। तुम्हारे ससुर ने अपनी मर्जी से जमीन मेरे नाम की थी, बदले में मैंने उन्हें रुपए दिए थे। अब उस जमीन पर मेरा पूरा अधिकार है। तभी गौरी आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सौदा पूरी ईमानदारी से हुआ था। तो पहले एक बात का जवाब दीजिए, आपने उस जमीन के बदले मेरे ससुर को आखिर कितने रुपए दिए थे? भंवर सिंह बिना सोचे बोला, पूरे 500 रुपए। गौरी ने तुरंत पंचायत की ओर देखते हुए कहा, पंचों, आप ही बताइए, क्या इतनी उपजाऊ जमीन की कीमत सिर्फ 500 रुपए हो सकती थी? अगर ये सचमुच खरीद बिक्री थी तो इतनी कम कीमत कैसे तय हुई? और अगर यही कीमत थी तो इसका कोई गवाह, कोई हिसाब या बाकी भुगतान का रिकॉर्ड कहाँ है? पूरी चौपाल में सन्नाटा छा गया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गौरी ने आगे कहा,
अगर भंवर सिंह ये दावा करते हैं कि जमीन उन्होंने खरीदी थी, तो या तो वो जमीन तुरंत उसके असली मालिक को लौटाएं या फिर आज के बाजार के हिसाब से उसकी पूरी कीमत पंचायत के सामने अदा करें। 500 रुपए देकर किसी की पुश्तैनी जमीन पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ ही पलों में अधिकांश लोग गौरी की बात का समर्थन करने लगे। तब सरपंच ने भंवर सिंह की ओर देखते हुए सख्त आवाज में कहा, गौरी की बात में दम है। इतने बड़े खेत का सौदा केवल 500 रुपए में होना किसी भी तरह उचित नहीं लगता। या तो तुम दयाराम की जमीन तुरंत वापस करो या फिर उसकी आज की पूरी बाजार कीमत चुकाओ। पंचायत किसी भी कीमत पर बेईमानी का साथ नहीं देगी। गौरी की बात सुनकर पूरी पंचायत भंवर सिंह की ओर देखने लगी। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसे समझ आ गया कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार पंचायत के फैसले के सामने उसे झुकना पड़ा। उसने दयाराम से कहा, मैं 500 रुपए वापस ले लेता हूँ। बदले में ये जमीन आज से फिर तुम्हारी हुई। दयाराम ने रुपए लौटाए और पंचायत के सामने ही जमीन के सारे कागजात वापस अपने नाम करवा लिए। सालों बाद उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान लौट आई। तभी किशन धीरे धीरे भंवर सिंह के सामने आया और बोला, क्या हुआ मालिक? आज समझ में आया कि चालाकी और लालच का अंत कैसा होता है। भंवर सिंह ने सिर झुका लिया। किशन आगे बोला, तुम्हें लगता था कि गरीब आदमी कभी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना, अन्याय करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। कुछ क्षण रुककर उसने कहा, आज मैं एक सच और बताना चाहता हूँ। तुम्हारे मित्र की वो कीमती वस्तु मैंने ही तोड़ी थी। खेत की फसल में आग भी मैंने ही लगाई थी। रास्ते में तुम्हारे बैलों के बीमार होने का कारण भी मैं ही था। और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे लिए सादा खिचड़ी परोसने की योजना भी मेरी ही थी। भंवर सिंह ये सुनकर स्तब्ध रह गया। किशन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने ये सब लालच के लिए नहीं किया था। मैं चाहता था कि तुम्हें एहसास हो कि जब किसी निर्दोष इंसान के साथ छल होता है तो उसे कितना दर्द होता है। तुमने मेरे पिता की सादगी का फायदा उठाया था। आज तुम्हें उसी दर्द का थोड़ा सा स्वाद मिला है। भंवर सिंह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ देर बाद किशन गौरी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, गौरी, अगर तुम हमें हिम्मत न देती तो शायद हम अपनी जमीन कभी वापस नहीं ले पाते। तुमने सिर्फ एक सवाल पूछकर उस आदमी की सारी चालाकी सबके सामने उजागर कर दी। आज जो हमारी पुश्तैनी जमीन हमें वापस मिली है, उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। गौरी मुस्कुराकर बोली, घर और परिवार तभी मजबूत बनते हैं जब हर मुश्किल का सामना मिलकर किया जाए। ये जीत किसी एक की नहीं, हम सब की है। आज मुझे यकीन हो गया कि सच्चाई चाहे देर से जीते, लेकिन हारती कभी नहीं। उस दिन के बाद भंवर सिंह ने कभी किसी गरीब या मजबूर इंसान के साथ छल करने की हिम्मत नहीं की। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि धोखे से कमाया हुआ धन और जमीन कभी टिकते नहीं, लेकिन ईमानदारी और एकता का फल हमेशा मीठा होता है।